सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी। अब आवाज़ आ रही है आप वालेकुम। लोगों को? जी जी सर जी आवाज नहीं आ रही। जी जी, ठीक हो गया ठीक हो गया। अब ज़रा मुझे काइंडली बताइएगा आवाज़ आ रही? यस। ठीक है। ओके जी, लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ना यहाँ पे कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं और हमने इन कमांड्स को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क जो है ना वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कमांड्स जो हैं ये कैसे वर्क करती हैं। इसमें सबसे पहले है फाइंड कमांड। जिस तरह हम विंडो में कोई फाइल सर्च करनी हो तो उसको सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये फाइंड कमांड भी जो है सर्चिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है जी। और बुनियादी तौर पर इसका काम वही है जिस तरह के हम कोई इंफॉर्मेशन जो है वो जैसे सर्च कर रहे होते हैं। जस्ट अच्छा जी। उसके बाद ना ये जो कमांड है पाथ, ये कमांड जो है वो कंप्यूटर के अंदर समझे कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ना उसका पाथ सेट करने के लिए यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर कोई सॉफ्टवेयर है जिसको आपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो सेट किया हुआ है और आप उसका पाथ पाथ असल में एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर की ये जो है डिस्क है, सी ड्राइव है, और इस ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है समझे इंटेल का, इंटेल के अंदर एक और फोल्डर है लॉग्स का। तो ये एक पाथ बन जाता है। जैसे हम कहते हैं जी कॉलेज में इस प्लेस के ऊपर आपने जाना है, तो पहले इधर जाएंगे, फिर इस रूम में जाएंगे, फिर इस रूम में जाएंगे, तो दिस इज़ एक्चुअली द पाथ।
तो आपने किसी प्रोग्राम का पाथ जो है वो सेट करना हो तो उसके लिए ये कमांड जो है वो यूज़ होती है। आमतौर पर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल किसे कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को। ठीक है जी। उसके बाद है जी फॉर्मेट। फॉर्मेट कमांड होती है, ये कंप्यूटर की ना डिस्क को, अगर आप चाहते हो कंप्यूटर की डिस्क को, ये कंप्यूटर की डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए होती है। यानी अगर कंप्यूटर की डिस्क के अंदर कोई डाटा मौजूद है तो उसको डिलीट करने के लिए, और ताकि उसके ऊपर नया डाटा स्टोर किया जा सके। ये थोड़ा सा मैं आपको इसको बता भी देता हूँ। बस असल में ये कमांड्स कोई आपने अप्लाई करके नहीं देखनी, ना इसका कोई आपने आउटपुट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए ये कमांड है। जैसा कि ये ज़रा देखिएगा, फॉर्मेट, फॉर्मेट कमांड है। अब मैंने लिखा फॉर्मेट डी। अब ये क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर की कह रहा है, अभी तो अच्छी बात है, ये यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। कहता है एक्सेस डिनाइड। ये असल में किस मकसद के लिए थी कि डी ड्राइव को, ये जरा गौर कीजिएगा, ये जिसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया हुआ है इसको जरा गौर करें आप लोग। तो ये मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को ये कमांड दी है कि भाई तुम क्या करो, ये जो कुछ भी डी ड्राइव में लिखा हुआ है इसको आप क्या कर लो, इसको डी ड्राइव में जो लिखा हुआ है इसको आप इसको फॉर्मेट कर दो, जो कुछ भी डी ड्राइव के अंदर। ठीक है। तो अब हमारे कंप्यूटर के ऊपर क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो इसलिए जो है वो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई, इसीलिए हमें वो कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड। कहता है यहाँ पे एक्सेस जो है वो डिनाइड है, आप इस डी ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये किस लिए है, फॉर्मेट करने के लिए। किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए ये कमांड यूज होती है। अगर आप फॉर्मेट के आगे सी लिख देंगे वो सी को फॉर्मेट कर देगा, डी लिख देंगे डी को फॉर्मेट कर देगा। लेकिन भाई मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ, आप में से किसी ने कंप्यूटर पे ये कमांड अप्लाई नहीं करनी, वरना आपकी कंप्यूटर की डिस्क जो है वो लिखा हुआ है वेयर यू मे नीड टू वाइप ओल्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। आप जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, हम रियल लाइफ में तो ऐसे करते हैं। ये देखें, जो जो विंडोज, मतलब रियल लाइफ का मतलब क्या है कि रियल जो हम आम तौर पर जो आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनके अंदर तो हम इस तरह करते हैं, राइट क्लिक करके ये हम फॉर्मेट कर देंगे। यहाँ पे वैसे फॉर्मेट का इन्होंने हाइड किया हुआ है ऑप्शन, तो फॉर्मेट का बटन दबाएंगे तो डिस्क जो का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से कमांड इस तरह से आप देंगे किसी भी डिस्क के डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग कमांड है, ये कंप्यूटर की आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। पहले समझना है आईपी होता क्या है, हमें यही नहीं पता आईपी क्या होता है। आईपी बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरह के किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का जो है वो रोल नंबर होता है, या स्टूडेंट्स का आप कह सकते हैं कि किसी भी क्लास के अंदर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो इसी तरह ये भी आईपी एड्रेस भी जिस तरह स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, इसी तरह इंटरनेट के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, इन कंप्यूटर्स का भी एक रोल नंबर होता है। ठीक है जी। इन कंप्यूटर्स को भी एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है और उस नंबर को कहते हैं आईपी एड्रेस। अगर आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, अपने कंप्यूटर में जाके जस्ट ये कमांड लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग। ये कमांड लिखकर एंटर करेंगे, वो आपको आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। ये देखेंगे इसने आपको, ये मेरा जो कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर का इसने एड्रेस बता दिया कि ये एड्रेस है इस कंप्यूटर का। ठीक है जी। और बाकी ये कुछ और ये बता रहा गेटवे, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है, ये इसका बता दिया मास्क जो है वो क्या है, यानी कि ये किस पैटर्न के ऊपर, किस मास्क के ऊपर ये एड्रेसेस चलते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ है इसमें ये एड्रेस है हमारे कंप्यूटर का, वो जिसे मैं आईपी एड्रेस या रोल नंबर बोल रहा था, ये वो एड्रेस है। ठीक है जी। अभी तक जो मैंने कमांड्स बताई हैं इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। जी।
कोई भी कमांड अगर आप पूछना चाह रहे हैं पूछें। आगे चलें, चलो। पिंग, पिंग कमांड क्या है? पिंग कमांड होती है जिस तरह के हम अपना, मिसाल के तौर पर हमारा लैपटॉप है, सॉरी मोबाइल है, मोबाइल घर में कहीं इधर उधर हो गया, या चेक करना हो कि मिसाल के तौर पर मैंने चेक करना हो कि जो मेरे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, आम तौर पर अपना मोबाइल जो है ऑफिस, उनको ऑफिस में टाइमिंग में एक मोबाइल दिया हुआ है, और वो जब भी ऑफिस से ऑफ करते हैं तो वो अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं, ताकि, और जब उनकी ऑफिस टाइमिंग होती है उसमें वो मोबाइल ऑन कर लेते हैं, तो ताकि उनको फिर हम कोई कोई भी ऑफिस टास्क जो है वो उनको कॉल करके भी बताया जा सके। तो अब मिसाल के तौर पर मैंने चेक करना है कि ये एम्प्लॉई जो है ऑफिस में आ गया है, मैं जस्ट एक जो है ना उसको बेल देता हूँ, और ऑल्दो मैं उससे अभी बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ बेल देता हूँ, मुझे बेल रिंगिंग का जो है ना वो टोन आ जाती है, तो मुझे पता चल जाता है ये बंदा इस वक्त ऑफिस में ही है और इसका मोबाइल ऑन है। इसी तरह ये भी कमांड, पिंग कमांड चेक करने के लिए होती है किसी भी नेटवर्क के अंदर। अगर मुझे पता है कि मेरे कंप्यूटर यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, तो मिसाल के तौर पर किसी कंप्यूटर को मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या जो जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है 192.168.10.146, जिसका सॉरी 145 करता हूँ, 146 तो मेरा अपना है ना, तो मैं अभी पिंग, ये देखिए मैंने कमांड क्या लिखी, पिंग कमांड लिखी, और आगे लिखा 192.168.10.145 लिखकर एंटर किया। अब ये उसको चेक कर रहा है क्या वो कंप्यूटर ऑन है, इंटरनेट के साथ, सॉरी इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, और क्या वो काम कर रहा है। अब ये जो है ना इस चीज को वो चेक करेगा। इसको चेक करने के लिए हम ये पिंग कमांड जो है वो आमतौर पर यूज करते हैं। ठीक है जी, पिंग कमांड का पता चल गया। अभी देखें उसने कहा कि सेंट फॉर, रिसीव फॉर, 0 लॉस्ट, लेकिन कह रहा है होस्ट अनरीचेबल। इसको मैंने फाइंड करने की कोशिश की 145 को, ठीक है, लेकिन वो रीचेबल नहीं है, ये वाला कंप्यूटर जो है वो रीचेबल नहीं है। ठीक है जी, किसी और को चेक करने की कोशिश करते हैं, वो 1010 को चेक करने की कोशिश करते हैं, वो देखें वो अलाइव है, वो उसका रिप्लाई आ रहा है, ये TTL 64, ये यानी बता रहा है, कहता है इसको कंप्यूटर भेजा गया, इसने 4 पैकेट्स गए, 4 रिसीव हो गए, और ये कितने सेकंड्स के अंदर ये जो है वो इसने हमें रिप्लाई कर दिया, ये इसने रिप्लाई किया है। इधर रिप्लाई नहीं किया, इस डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल कह रहा, वो अनरीचेबल है। तो किसी भी कंप्यूटर को चेक करना हो कि क्या वो हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है इस वक्त, तो हमारे नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है, एक्टिव है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कमांड जो यूज करते हैं वो है पिंग। ठीक है जी, पिंग कमांड का पता चल गया। नहीं, अच्छा जी, नेक्स्ट है कमांड ns लुकअप। ये जो है ns लुकअप कमांड, ये भी एक नेटवर्क को चेक करने के लिए होती है। अब मैं आपको अभी ns लुकअप कमांड अप्लाई करके देता हूँ गूगल के लिए, ज़रा देखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा ns लुकअप google.com। तो ये देखें इसने मुझे वो, असल में ये नेम सर्वर लुकअप है। हमें इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके नाम हमें बड़े मतलब होते हैं, वो आसान से नाम, और वो उनको जो है जो नेम्स होते हैं उनके अंदर यूज़र फ्रेंडली होते हैं, जैसे ये google.com, tips.edu.pk। ठीक है जी, इसी तरह अब हर
जो कंप्यूटर होता है ना, असल में तो ये कंप्यूटर ही है एक, या बल्कि कंप्यूटर का बंच भी हो सकता है। Google.com सिर्फ एक कंप्यूटर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये Google.com हमारे पास जैसे मतलब ये आ गया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ इसके पीछे कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे पहले तो उसने बताया क्या था कि आप पहले तो आप किसके जरिए से कनेक्टेड हो। हम लोग इस वक्त नया टेल के सर्वर से कनेक्टेड है, तो उसका ये आईपी एड्रेस, ये देखने मैंने पहले भी आपको बताया था, ये आप ऐसे ही समझो कि ये इस कंप्यूटर का नाम है और ये इसका रोल नंबर है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर का नाम और रोल नंबर। अच्छा जी, ये कंप्यूटर का नाम है और ये जो लिखा हुआ है ये कंप्यूटर का रोल नंबर है। ठीक है जी, हम इसे नाम या रोल नंबर नहीं कहते, वैसे हम इसे कहते हैं आप कह सकते हैं सर्वर नेम या डोमेन नेम इसे बोलते हैं, यानी टेक्निकल वर्डिंग में, और इसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि स्टूडेंट के परस्पेक्टिव में इसे कहेंगे नेम और इसे कहेंगे एड्रेस। तो ये अभी बता रहा कहता है अगर गूगल का आप नेम सर्वर को चेक करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप जिस सर्वर से कनेक्टेड हो, ये मेरा कंप्यूटर जिस सर्वर से कनेक्टेड है उसका नाम ये है fsd.dns1.nayatel.com, और ये उसका आईपी एड्रेस है, यानी ये उसका रोल नंबर है कहते हैं। ठीक है जी, आईपी एड्रेस के 4 हिस्से होते हैं और हर हिस्से में 0 से लेकर 255 तक की वैल्यू होती है। लेकिन अब आगे गूगल का बता रहा है, कहता google.com नाम है उस कंप्यूटर का और ये इसका आईपी एड्रेस है। अच्छा, ये भी परेशान ना करे आपको, ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं, इसे कहते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये मैक एड्रेस है और ये गूगल वालों के कंप्यूटर का जो है आईपी एड्रेस है। ठीक है, एनएस लुकअप का भी पता चल गया। यानी ये क्या होता है कि किसी वेबसाइट का अगर आपको नाम वगैरह पता हो लेकिन आपको आईपी एड्रेस नहीं पता, तो आप इसके जरिए से आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं एनएस लुकअप के जरिए से। ठीक है जी, जी लास्ट पॉइंट है जी होस्ट नेम। अच्छा, होस्ट नेम क्या है, ये उलट है बिल्कुल उसका। ये जरा देखिएगा, a label that is assigned to a device connected to computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication। अभी मैं आपको होस्ट नेम अभी बताता हूँ। होस्ट नेम, ये मैंने होस्ट नेम कमांड यूज की, तो ये देखें मेरे कंप्यूटर का, हर कंप्यूटर का कोई ना कोई नाम होता है। तो होस्ट नेम जो होगा वो इस वक्त मेरे कंप्यूटर का इसने नाम बता दिया CL63, कहता है ये होस्ट नेम, ठीक, कंप्यूटर लैब 63 प्रोबेबली इसका नाम है। तो ये इस तरह से इसने होस्ट नेम शो कर दिया। ठीक है, तो बहरहाल इतनी डिटेल, वैसे जितना मैंने आपको डिटेल में अभी कमांड्स को अप्लाई करके भी कुछ को बताया, नॉट ऑल, तो ये वैसे इतना हमें ज़रूरी नहीं होता। तो अभी जो है वो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सी कमांड किस लिए है, जैसा कि यहाँ पे बताया भी हुआ है। तो अभी जो है 2-3 मिनट 4 मिनट आप लोग क्वेश्चन पूछ लें मुझे इसके बारे में, कोई भी बात, ये जो कमांड्स आपको बताई हैं, और फिर हम चैप्टर का रिव्यू शुरू करते हैं। ठीक है जी, मैं बल्कि आपको 5 मिनट दूंगा, आप ज़रा चैप्टर को खुद रिव्यू कर लीजिएगा, फिर मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछने हैं। यानी ये जो आगे हैं तकरीबन 20-21 क्वेश्चन हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो एक दफ़ा आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे, फिर मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और फिर मैं उसका आंसर भी आपको बताऊंगा। जी, तलहा काशफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आईपी कॉन्फ़िग वाले टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सर इसके जी, बारे में जरा बता दीजिएगा। अच्छा बस देखो सारी बात है, मैं आपको बहुत डिटेल से बता सकता हूँ। DHCP के ऊपर पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं, यानी ये डायनेमिक होस्ट जो प्रोटोकॉल है
ठीक है, ये काफ़ी डिटेल है प्रोटोकॉल है। बस अभी आप याद रखें कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कोई भी प्रोटोकॉल हो, चाहे वो टीसीपी हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो डीएचसीपी हो, आप कह सकते हैं कि दीज आर द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं? ओके सर। तो ये रूल्स यस सर। होते हैं, ये रूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं। डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन में डिफरेंट किस्म के रूल्स यूज होते हैं। लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि डीएचसीपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है। आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। आमतौर पर ये डायनेमिकली, अगर आपके पास 50 कंप्यूटर्स हैं और आप चाहते हैं कि इन 50 कंप्यूटर्स को मैं क्यों अलग-अलग आईपी एड्रेस खुद क्यों असाइन करूं, डीएचसीपी को मैं कह देता हूं कि तुम असाइन करो। तो वो डीएचसीपी प्रोटोकॉल में ऐसे रूल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली ओके। उसको असाइन कर देते हैं आईपी एड्रेसेस। एंड आईपी एड्रेसेस आर लाइक योर रोल रोल नंबर्स, नंबर जैसे ऑफ। आपके रोल नंबर यस सर। होते हैं। ठीक है जी। एनी ओके सर, अदर थैंक यू। क्वेश्चन? तो फिर उसके बाद मैंने आपको टाइम देना है और आप लोगों से क्वेश्चन पूछने हैं जी। एक क्वेश्चन पूछ लें, फिर उसके बाद फिर हम चैप्टर का रिव्यू करते हैं जी। शाहजेब जी, बेटा शाहजेब। सॉरी सर, वो वैसे हैंड लगे। अच्छा अच्छा, चलो जी। अभी आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, और आप लोग ज़रा ऐसा करो, चैप्टर को थोड़ा सा देख लो। वैसे मैंने कल भी आपको कहा था, फिर मैं इसका आपको रिव्यू करवाऊंगा, इसके चैप्टर के क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। ठीक है जी। चलें अभी बस कंटिन्यू करते हैं जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। जी
ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, अब चैप्टर का रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है जी, फिर मैं साथ साथ आपको इसका आंसर भी करूंगा, ठीक है। सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर कॉमनली फाउंड इन मल्टीनेशनल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। जी, कौन बताएगा? अच्छा जी, एहसन, एहसन बताए। सर मेन फ्रेम कंप्यूटर। वेरी गुड। अच्छा, सुपर कंप्यूटर क्यों नहीं है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि सबसे फास्टेस्ट जो है, मोस्ट पावरफुल इनमें से सुपर कंप्यूटर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है बिजनेसेस में नहीं यूज होता, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं यूज होता। तो ज्यादातर गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो सुपर कंप्यूटर इसमें लगा देते हैं। तो आंसर इज बी, ठीक है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स फाउंड इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कौन कौन से 3 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं? जी, दुआ फातिमा जी। सबसे पूछूंगा, सबसे आंसर लूंगा मैं इंशाल्लाह। जी, वालेकुम सलाम जी बेटा। बी ऑप्शन, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन एएलयू एंड कंट्रोल रजिस्टर यूनिट, मैनुअल। एएलयू और रजिस्टर, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा देखो, फर्स्ट में चले हम ये भी देखते हैं ना कि फर्स्ट रॉन्ग क्यों है, तो सी वाला रॉन्ग क्यों है, डी वाला रॉन्ग क्यों है। तो ए जो है रॉन्ग इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमने रैम को ऐड कर लिया, तो रैम इज नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू, ठीक है। बसेस ऑल दो सीपीयू में होती हैं। अच्छा जी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर मेमोरी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो थर्ड वाला ऑप्शन वो क्यों गलत है? एएलयू और कंट्रोल यूनिट और मदरबोर्ड नहीं होता भाई कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर, ठीक है। थर्ड भी इसलिए गलत है कि मदरबोर्ड नहीं होता, हालांकि रजिस्टर्स हो सकते हैं, रजिस्टर तो होते हैं, कैशे मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following input device is commonly used for marking MCQ test? हाँ जी, अरमगान, मोहम्मद अरमगान जी। सर इसका सी ऑप्शन है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग जी डिवाइस। बिल्कुल, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग ही है इसका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग ही है। मैंने आपको बताया भी था, आमतौर पर ये जो है मुख्तलिफ जो टेस्ट वगैरह होते हैं MCQs वाले, उसमें ये यूज़ किया जाता है। एक शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, आप मार्क लगाते जाते हैं जहाँ जहाँ आपको करेक्ट आंसर नज़र आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद बारकोड रीडर नहीं है, ये तो आमतौर पर जो है रिटेल स्टोर्स वगैरह के ऊपर यूज़ होता है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक्स वगैरह के ऊपर यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल तो कोई इनपुट का मेथड तो है ही नहीं, ये तो एक पॉइंट ऑफ सेल को कहते हैं, ठीक है जी। तो आंसर इज सी। अच्छा जी, विच ऑफ द बिलो बेस्ट डिस्क्राइब प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज कौन बताएगा जी? महरोज बता, महरोज खान जी। जी, फर्स्ट ऑप्शन वॉलेटाइल बाय नेचर एज इट इज इरेज, ठीक है जी। ये प्राइमरी स्टोरेज जो है वॉलेटाइल होती है, ये तो प्राइमरी स्टोरेज है ही नहीं, सीडी और डीवीडी। मीडियम इज टिपिकली रिकॉर्डेड ऑन अ टर्शरी स्टोरेज, तो प्राइमरी स्टोरेज टर्शरी स्टोरेज हो ही नहीं सकती। ब्राउजर कैशे भी प्राइमरी स्टोरेज नहीं होती, ठीक है, दैट्स फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है। Which of the following is key operating system command for testing network connection? नेटवर्क कनेक्शंस को टेस्ट करना हो तो कौन सी कमांड जो है वो यूज होती है? जी, कौन बताएगा? अली हमजा, अली हमजा जी, अली हमजा। जुनैरा जी बेटा आप बताएं, जुनैरा आप बता दें। सर लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन डी, वेरी गुड। पिंग कमांड है जो किसी भी नेटवर्क कनेक्शन को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आती। मैंने आपको एक एम्प्लॉयज़ वाली एग्जांपल्स के साथ भी समझाने की कोशिश की थी। आईपी कॉन्फ़िग तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है, फाइंड्स एसटीआर तो फाइल्स को फाइंड करने के लिए होती है, और फॉर्मेट कमांड
डिस्ट को फॉर्मेट करने के लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म यूजर फ्रेंडली हार्डवेयर इज कॉमनली यूज विद अ नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस पॉसिबल, यानी in the shortest possible sentence this term may be defined as जी यूजर फ्रेंडली हार्डवेयर। महरोज आपकी आवाज नहीं आती है। महरोज आपको मैं ऑप्शन देता तो हूँ, लेकिन आपका मेरा ख्याल है वो कोई हैंड फ्री का सर आई कोई थिंक बी ऑप्शन जी है जी सर, बी आई ऑप्शन थिंक इजी टू लर्न एंड यूज। जी बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फास्टेस्ट डिवाइस को यूजर फ्रेंड, बस आप ये समझो कि यूजर फ्रेंडली डिवाइस वो होती है जिसको चलाना आसान हो, जिसको सीखना आसान हो, ठीक है ना जी, जल्दी से बहुत आसानी से कहते हैं बड़ी यूजर फ्रेंडली डिवाइस है। ये मोबाइल बड़ा यूजर फ्रेंडली मोबाइल है, चलाना बड़ा आसान है इसको। तो फास्टेस्ट होना यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है जी। एरर फ्री होना यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर डिफाइंड डिवाइस होना यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है जी। लो जी, नेक्स्ट, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। कौन से बिजनेसेस के अंदर ये यूज होता है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन? जी कौन बताए? तलहा काशिफ बताए। सर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल जी इंस्टीट्यूशंस, जी बिल्कुल, ये हमने पढ़ा भी था। ये और पे स्लिप्स और चेक्स वगैरह के चेक्स लिए वगैरह के लिए, डिपॉजिट स्लिप्स के लिए यूज होता है, ठीक है, दैट्स फाइन। If the examination of multiple choice question is taken on paper, then which of the following device is best suitable to input answer from the paper sheet? बहरहाल ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका, बिल्कुल इसी तरह का ही, उस OMR, ठीक है जी, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, इसलिए मैंने ये अभी आपसे पूछूंगा। नेक्स्ट देखते हैं इससे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस? लो जी, कौन बताएगा इसमें से पॉइंटिंग डिवाइसेस, यानी जिसमें सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस ही हैं। एक बात बता देता हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे पॉइंटर का निशान, ये जो तीर का निशान आ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी डिवाइस यूज की जाए उसे कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो कौन सी लिस्ट ऐसी है जिसमें सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस ही हैं? जैनब जी, जैनब बेटा आप बताओ। सर डी ऑप्शन, माउस, ट्रैक बॉल्स एंड लाइट पेन। लाइट, जी बिल्कुल। सी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कीबोर्ड आ गया, ठीक है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। बी भी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी कीबोर्ड आ गया। ए भी किस लिए नहीं है? उसमें भी कीबोर्ड आ गया, ठीक है जी, क्लियर। तो ये ए बी सी इसलिए नहीं है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, बारकोड सिस्टम सच एज यूपीसी, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड की एब्रीवेशन है, नोट कर लें। और EAN है यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बारकोड्स के सिस्टम है। इज ग्लोबली अप्लाइड फॉर सेल, ये ग्लोबली अप्लाई किया जाता है, यानी ये स्टैंड इन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड अदर रिटेल आउटलेट। इज सेल बारकोड इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट एट द कैश काउंटर। हाउएवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बारकोड प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट? जी कौन बताएगा? बारकोड के अंदर इनमें से कौन सी चीज नहीं होती? एहसन जी, एहसन। सर बी लग रहा है मुझे। नहीं, रॉन्ग है। एक्सपायरी डेट, सर एक्सपायरी डेट तो प्रोडक्ट के ऊपर ही लिखी होती है, तो बारकोड में लिखने का क्या मकसद है इसका? बारकोड के अंदर नहीं होती, हाँ ठीक है, लेकिन ये आंसर वही, मतलब इसके अलावा और भी कुछ है जो नहीं है। अच्छा, इसका बहरहाल आंसर है ना तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होती है उसमें, ना ये एक्सपायरी डेट होती है, ना कंट्री कोड होता है। तो इसका आंसर तो फिर हुआ फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या ख्याल है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑल ऑफ द अबव ही हो गया ना। क्यों जी, समझ आ रही है? तो जी 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 पूछो सर उसको जब रीड करते हैं हाँ हाँ स्कैनर से, हाँ, बारकोड स्कैनर से, तो सर उसकी प्राइस लिस्ट नहीं हो जाती? नहीं, प्राइस असल में बार कोड के अंदर प्राइस नहीं होती, यही तो समझने वाली बात है। बार कोड के अंदर प्राइस नहीं होती, बार कोड के अंदर तो एक खास कोड होता है, ठीक है। वो कोड जाता है एक सॉफ्टवेयर के पास, और सॉफ्टवेयर फिर उस कोड के अगेंस्ट जो प्राइस होती है, जो एक्सपायरी डेट होती है, जो भी कंट्री कोड होता है, वो हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है।
चलो ठीक है, लेकिन सर उसको रीड तो करना है, तो रीड करेंगे तो उसके अंदर ही होगा ना जो रीड किया। नो नो, उसके अंदर नहीं, कोड उसके अंदर नहीं है। कोड एक स्पेशली बार कोड होता है, वो उसके अंदर होता है। ठीक है, चलो ठीक है। प्राइस भी नहीं होती, बार कोड जरूर होगा, और उस बार कोड को फिर सॉफ्टवेयर जो है वो आइडेंटिफाई करता है डेटाबेस से चेक करके कि ये बार कोड किस प्रोडक्ट का है। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टोरेज डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रैंडमली एक्सेसिबल स्टोरेज डिवाइस? कौन सी रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस नहीं है? चलो जी अभी देखते हैं, अब पता चलेगा कौन बताता है। बिस्मा जी, बिस्मा आप बताएं। ऑप्शन ए, मैग्नेटिक टेप ड्राइव। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल भाई। ये सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस है और ये बाकी सारी रैंडम स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ठीक है जी, और मैंने आपको एक ही बताई थी, जब पढ़ा भी रहा था उस वक्त भी यही मैग्नेटिक टेप स्टोरेज डिवाइस ही बताई थी, जो कि रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है जी, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडमली एक्सेसिबल स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है जी, आगे चलें। मुझे 1 मिनट दीजिए जस्ट। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द कंटेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिमेन्स अनचेंज्ड यूजुअली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके कंटेंट जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कौन सी ऐसी मेमोरी है? जी बेटा, अभी अभी नहीं हैंड रेज करें, ठहर लें। कंटेंट ऑफ द मेमोरी of this type of memory remains unchanged usually for a long period of time, while in some cases the contents are never need to be changed। जी अब बताएं। कौन बताएगा? शाहजेब बताएगा। शाहजेब। सर बीटा, रीड ओनली मेमोरी। बिल्कुल बिल्कुल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अच्छा रीड ओनली मेमोरी का ये क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी इसको चेंज भी हम कर लेते हैं। remain unchanged for a long period of time, while in some case the contents are never need to be changed। ठीक है, कभी भी नहीं चेंज होते, लेकिन कभी कभी इसको चेंज भी किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर चेंज करके। हाँ, एक स्पेशल, मतलब सॉफ्टवेयर तो नहीं भारत, एक आप कह सकते हैं स्पेशल इक्विपमेंट होती है जिसके ज़रिए से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 1-2 पॉइंट ये भी नोट कर लें कि जो ऐसी रोम जिसको इरेज करके दोबारा चेंज किया जा सके उसे कहते हैं ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, वो भी रोम ही। ठीक है, रैम के तो अपडेट होते रहते हैं बस। मतलब ऐसी रोम होती है, आजकल मोबाइल फोन्स के अंदर ना रोम यूज होती है डेटा स्टोरेज के लिए, वो असल में ई प्रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप डेटा डिलीट भी तो कर सकते हैं ना मोबाइल से, कर सकते हैं। बस फिर इसका मतलब है कि वो रोम जो है उस पर से डाटा डिलीट भी हो सकता है। वो स्पेशल रोम होती है जिसे ईपी रोम बोलते हैं, ईपी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। रैंडम एक्सेस मेमोरी तो कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहती है।
कैशे मेमोरी भी चेंज होती रहती है, बफर मेमोरी भी चेंज होती रहती है। तो रीड ओनली मेमोरी है जो कि यूजुअली चेंज नहीं होती। अच्छा जी, some printer produce loud noises during printing processes, while some printers are called quiet printers since they do not produce loud noises। ठीक है जी, कुछ कौन से हैं जो लाउड नॉइजेस जो हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज नॉइजी प्रिंटर्स? कौन, किन को हम कहेंगे कि ये नॉइजी प्रिंटर्स हैं? जी शाहजेब ने भी बताया था। चलो जी, बिस्मा मंजूर जी, बेटा आप बताओ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट सी। मैट्रिक्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, थर्मल प्रिंटर भी नॉइजी नहीं होते ज़्यादा, लेज़र प्रिंटर तो बिल्कुल ही नॉइजी नहीं होते, इंकजेट प्रिंटर भी ज़्यादा नॉइजी नहीं होते। ठीक है, दैट्स फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, द इक्विपमेंट यूज्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर टू रीड बारकोड्स फ्रॉम प्रोडक्ट एंड टू प्रिपेयर बिल्स बाय accessing necessary data from a central computer is called? जी कौन बताएगा? अरमगान बता दे। सर ए ऑप्शन। जी ए ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स। ठीक है, अच्छा ये इनके नाम जरा नोट कर लेंगे, मतलब ये हमने पढ़ा ही नहीं था। ये दो जो है, EFT स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये जरा याद रखना है, पूछा जा सकता है। EFT क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये मोबाइल के जरिए से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है। ठीक है, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, CPU का आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच स्टेटमेंट मोर अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द एडवांटेजेस ऑफ LCDs monitors as compared to CRT monitors? जी जी, कौन सा इसी स्टेटमेंट हमें बता रही है कि LCD जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू CRT? अली हमजा जी। अली हमजा, जैनब जी बेटा आप बताओ। सर डी ऑप्शन, लो रेडिएशन लो एंड रेडिएशन, ठीक है जी, लो रेडिएशन CRT मॉनिटर और लो पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये सही है। बाकी तीन गलत क्यों हैं वो देखते हैं। जनरेट मोर हीट, ये तो जनरेट मोर हीट करते ही नहीं है, तो पहली बात ही गलत है सारा। लाइट वेट बट रिक्वायर मोर एनर्जी, इसमें पहली बात तो ठीक है, लेकिन ये जो रिक्वायर मोर एनर्जी है ये गलत है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कंज्यूम लो पावर, गुड, ये सही है, लेकिन एमिट हाई रेडिएशन, ये बात गलत है। तो इसलिए हमने पूरी स्टेटमेंट देखनी है, कौन सी पूरी स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16, ए माइक्रोप्रोसेसर has a number of electronic components built inside it. Each electronic component is designed to perform a specific function. Which of the following electronic component of microprocessor is responsible to perform computation? कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कि कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है? जी सबानू जी बेटा आप बताओ। सर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, चार्ली। जी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बिल्कुल, जो प्रोसेसिंग असल में करता है वो यही है। मैंने आपको ये भी बोला था, इट वर्क्स लाइक वर्कर्स, जिस तरह किसी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं इस तरह से ये काम करता है। और CU जो है वो मैनेजर्स की तरह काम कर रहा होता है, और CLU तो कोई है ही नहीं। ठीक है जी, तो CPU तो टोटल जो माइक्रो प्रोसेसर है, तो असल में ALU है जो आपके डेटा को के ऊपर कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहा होता है जी। क्वेश्चन नंबर 17 जी,
Every printing machine requires ink cartridges to print on paper. However, there is no need of ink in the following types of printers. कौन से हैं जी जिनमें इंक नहीं चाहिए होती? जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया। चलो जी, फिर जैनब जी बेटा आप बताओ। सर थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, बिल्कुल। थर्मल प्रिंटर में वैक्स कोटेड प्रिंट वो होता है, पेज होता है, और इसके अंदर हम कोई इंक यूज नहीं करते। वो पेज के ऊपर जो वैक्स है वो बर्न होती है और उसी से हमें आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। ठीक है जी। लेजर प्रिंटर में भी इंक यूज होती है। उसके बाद जी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में भी इंक यूज होती है, और नन ऑफ द अबव भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो है थर्मल प्रिंटर। चलो जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज स्मॉलर देन लैपटॉप कंप्यूटर? जी कौन सा है जो स्मॉलर देन लैपटॉप है? सुपर कंप्यूटर तो नहीं हो सकता, मिनी कंप्यूटर भी नहीं हो सकता, माइक्रो कंप्यूटर भी नहीं हो सकता सिंपल। तो फिर कौन सा हो गया? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है जी, 18th का आंसर है नोटबुक कंप्यूटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर आपको मैं चांस देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस अ कंप्यूटर बस? कौन सी स्टेटमेंट है, इनको जरा देखें, कौन सी स्टेटमेंट है जो कंप्यूटर बस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको डिफाइन कर रही है? जी जी तलहा काशिफ। सर ए। जी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है जो कि डेटा को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करती है। ठीक है जी। बस इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, पहली यहाँ पे ही बात गलत होगी। बस इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, ये भी गलत, टाइप ऑफ मेमोरी नहीं है। बस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक सप्लाई केबल, ये कोई बिजली की केबल नहीं है, ये डेटा की वायर्स हैं। डेटा इन वायर्स में से जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। द सर्वर कंप्यूटर इज बेस्ट डिफाइंड एज, सर्वर कंप्यूटर बेस्ट डिफाइंड एज, सर्वर कंप्यूटर किसे कहेंगे? अच्छा जी,
बिस्मा, जी बेटा आप बताओ। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन एक बी को जरा देखते हैं पहले। सर्वर इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डेटा रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट विद इन अ नेटवर्क सिस्टम। सिर्फ डेटा नहीं प्रोवाइड करता। हालांकि बी वाली स्टेटमेंट भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी है। डेटा भी सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, लेकिन पहली स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर है। A server is a machine that is dedicated to provide a particular function or service requested by client computer within a network। ये ज़्यादा बेहतर है। अब वो सर्विस जो हो सकती है वो डेटा की सर्विस भी तो हो सकती है ना, वो प्रिंटिंग की सर्विस भी हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। वो दूसरी स्टेटमेंट में सिर्फ एक एस्पेक्ट को बोला गया है। तीसरी स्टेटमेंट वैसे ही गलत है। ए सर्वर इज अ मशीन दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द इंटरनेट टू प्रोवाइड पर्टिकुलर फंक्शन। यानी ये जरूरी नहीं है कि सर्वर सिर्फ इंटरनेट के अंदर ही हो, ठीक है जी, तो ये गलत है। नन ऑफ द अबव भी नहीं है, पहली स्टेटमेंट ही ठीक है। चलें जी नेक्स्ट। द टर्म मल्टी प्रोसेसिंग, द टर्म मल्टी प्रोसेसिंग इज कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर computer technology that means use of many programs, use of many formulas, use of many users, use of many CPU। जी कौन बताएगा मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? यूज ऑफ अरमगान। जी अरमगान आप बताएं। जी अरमगान। जी आवाज नहीं आ रही बेटा। जी यूज ऑफ मैनी सीपीयूज, जी बिल्कुल यूज ऑफ मैनी सीपीयूज। इसको मल्टी प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। अगर एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयूज काम कर रहे हो तो इसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वॉलेटाइल स्टोरेज। वॉलेटाइल स्टोरेज कौन सी है इसमें से? जी सबा, सबा नूर, जी बेटा आप बताओ। रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये वॉलेटाइल स्टोरेज है। हार्ड डिस्क तो परमानेंट स्टोरेज है, नॉट अ वॉलेटाइल स्टोरेज। मैग्नेटिक डिस्क टेप भी वॉलेटाइल स्टोरेज नहीं है और रोम भी वॉलेटाइल स्टोरेज नहीं है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द वॉलेटाइल स्टोरेज, ठीक है जी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23। Some printers are ready to print and do not require any initializing time। वार्म अप टाइम जो मैंने आपको बताया था कि वार्म अप टाइम भी कंप्यूटर्स के अंदर एक मतलब प्रिंटर्स आमतौर पर वार्म अप टाइम भी लेते हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर लेता है। तो कुछ प्रिंटर जो हैं वो इनिशियलाइजिंग जो है के लिए की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वार्म अप टाइम की ज़रूरत नहीं होती। वाइल सम प्रिंटर नीड एक्स्ट्रा टाइम टू प्रिपेयर देमसेल्फ बिफोर प्रिंटिंग, दैट इज कॉल्ड वार्म अप टाइम, ठीक है जी। वही बात। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर रिक्वायर वार्म अप टाइम। वैसे मैंने इसका तो आंसर साथ में ही आपको बता ही दिया, लेज़र प्रिंटर है, ठीक है जी। लेज़र प्रिंटर है जो वार्म अप टाइम लेता है, जिस तरह ये फोटोस्टेट मशीन्स वगैरह ना वार्म अप टाइम देती हैं, तो लेज़र प्रिंटर जो है ना जी ये वार्म अप टाइम लेता है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये वार्म अप टाइम नहीं लेते, ठीक है।
अच्छा जी, secondary storage devices can work only one way to receive data, only one way to send data, two way to receive and send data, two way to receive and store data. जी जुनैरा, जी बेटा आप बताओ। Sir, C option, two way to हाँ receive and बिल्कुल send data. जी सही है। असल में यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या, पहले दो तो बरल गलत है ना, वन वे तो होते ही नहीं है ना स्टोरेज डिवाइस। वन वे हो जाए तो फिर स्टोर कर लिया तो उसके बाद रिसीव कैसे करेंगे, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब है पहले दो ऑप्शन तो ठीक है ही नहीं। अगले दो ऑप्शंस में थोड़ा सा घुमाया फिराया है यहाँ पे, जैसा कि जरा देखें, थोड़ा कंफ्यूज किया है स्टूडेंट को ना यहाँ पे इस पॉइंट में। सी आंसर सही है, रिसीव एंड सेंड डाटा, ठीक है ना। तो जो डी है ये गलत क्यों है, टू वे टू रिसीव एंड स्टोर डाटा। अब रिसीव करना भी, जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है अगर वो डाटा रिसीव कर रही है तो रिसीव करना और स्टोर करना असल में एक ही काम है, ठीक है ना। तो ये तो फिर वही वन वे ही हो गया ना फिर। तो आंसर इज सी, ठीक है। एक मिनट। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा। सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट पॉसिबल कंप्यूटर बिल्ड टू परफॉर्म स्पेशल टास्क। Supercomputers are the fastest possible computer built to perform special tasks. Which of the following is the most common purpose of supercomputer? ठीक है जी, कौन सा जो काम है जो सुपर कंप्यूटर का स्पेसिफिक जो टास्क है वो कौन सा है। ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर देखें मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बताई थी कि मतलब कहाँ कहाँ किस एरिया में ये मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होते हैं। तो वो दो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। एक था कि बहुत फास्ट जहाँ पे हमें कैलकुलेशन चाहिए होती है, एक्सट्रीमली फास्ट कैलकुलेशन, और दूसरा जहाँ पे हमें एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना होती है वहाँ पे हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। सही है ना जी। तो मतलब इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए हमें कोई सुपर कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं। इंटरनेट सिक्योरिटी तो हमें आम कंप्यूटर को भी रिक्वायर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो आम कंप्यूटर के लिए भी इंटरनेट सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर हैं, नेट एंटीवायरसेस हैं, ठीक है जी, इस तरह की चीज़ें हैं। नेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस, नेशनल डिफेंस और एरोस्पेस के लिए आमतौर पर वहाँ पे सुपर कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत हाई प्रोसेसिंग चाहिए होती है, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए होती है और बिल्कुल गलती की गुंजाइश कोई नहीं होती, बहुत ही एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। सेल्स एंड पेरोल, सेल्स और पेरोल वगैरह के अंदर कोई सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। आपने सेल्स शॉप वगैरह के ऊपर देखा होगा, वहाँ पे आम कंप्यूटर ही काम कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ द अबव भी आंसर नहीं है। तो 25th का आंसर नेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है जी। क्लियर हो गया। लो जी, चैप्टर हमारा हो गया है जी एंड। चैप्टर के हवाले से अभी कुछ, चलो मैं क्वेश्चन बाद में लेता हूँ। अभी मैं को थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 अभी शुरू करवा देते हैं, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों के चैप्टर 1 के हवाले से कोई क्वेश्चन होंगे। तो आज 3:20 पे तकरीबन आपको ऑफ कर देंगे। 3:30 बजे आपकी क्लास है, 3:20 पे यूजली मैं ऑफ कर दूँगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 अब प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया। एक तो भाई थोड़ी सी बात ये है, मेरा माइंड ये है कि मैं आपको इस कोर्स के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत है। ये जो कोर्स है, जो चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है, तो मैं स्टूडेंट्स को ये कह देता होता हूँ भाई आप कंप्यूटर का अरेंजमेंट करें। तो कोशिश करें कि कल परसों तक आप कोई अपना लैपटॉप का, अभी तक तो मोबाइल पे भी क्लासेस लेते रहे,
थ्योरी का काम था, सारा थ्योरी की चीज़ें पढ़ते रहे। तो अभी थ्योरी का कुछ थोड़ा सा और भी है टास्क, तो बल्कि मैं वो अभी शुरू करवा देता हूँ और आप मीनवाइल मैनेज करने की कोशिश करें कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में आप कंप्यूटर अपना जो है वो अरेंजमेंट करें। प्रॉबेबली ज़्यादातर तो लोगों के पास होंगे ही, जिनके पास नहीं है कोशिश करें कि वो अरेंज कर लें, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक आपको कंप्यूटर की अरेंजमेंट, लैपटॉप की थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तब ही आप बेहतर तरीके से ये सीख सकेंगे, ठीक है। और सिर्फ कंप्यूटर की आपको कोई इस सब्जेक्ट के लिए थोड़ी ज़रूरत है, वैसे भी आपको कंप्यूटर बहुत सारे कामों के लिए आपको कंप्यूटर आपके लिए हेल्पफुल होगा। मतलब जो भी इन फ्यूचर आपने कोर्सेज वगैरह पढ़ने हैं इंटरनेट के लिए, इंटरनेट की सर्चिंग वगैरह के लिए, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 3 अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 टोटल प्रैक्टिकल का है, चैप्टर 1 भी थ्योरी का है और चैप्टर 3 भी तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो थ्योरी का ही है। तो हम अभी 1 के बाद चैप्टर 3 पे आ गए, तो 3 को शुरू करेंगे। ये इंटरनेट सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी एंड सेफ गार्डिंग योर कंप्यूटर, हमने अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, सेव कैसे करना है, महफूज कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है? लें, सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे समझाऊंगा पहले कि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर को डेटा सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत पड़ती है। शुरू में कंप्यूटर को के अंदर ना इतने कोई डेटा हैकिंग वगैरह के कोई ना इतने इश्यूज आते थे, ना कोई वायरसेस का प्रॉब्लम था इतना। जब से कंप्यूटर नेटवर्क्स बने हैं ना, और जब से इंटरनेट ज़्यादा फैला है, तो बल्कि आपकी बुक में यहाँ पे इन्होंने इंटरनेट को कहा है कि इंटरनेट एक रिस्की एरिया है। मैं बल्कि कहता होता हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, इंटरनेट क्या है जी? अनट्रस्टेड जोन, अनट्रस्टेड जोन। अनट्रस्टेड जोन यानी जब आप इंटरनेट के अंदर इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए से कोई डाटा शेयर कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आपका डाटा कोई हैक भी कर सकता है, आपके डाटा को कोई डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे पैदा हो सकती हैं, ठीक है जी। इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो एक कंपैरेटिवली इट्स अ रिस्की एरिया, तो इसलिए इसको अनट्रस्टेड जोन जो है ना, मैंने ये इसको नाम दिया। तो इंटरनेट जब से मतलब बना है, या इंटरनेट का यूजेज जब से बढ़ा है, तो बिजनेस कंपनीज के लिए ये बड़ी एक प्रॉब्लम जो है वो आ गई कि इंटरनेट के साथ जब भी वो अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो पैदा होता है कि उनके कंप्यूटर्स के डाटा में कोई डाटा चोरी होने के चांसेस होते हैं, या कोई डाटा डैमेज कर देते हैं। कुछ इस तरह का हैकर्स जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके कंप्यूटर तक पहुंचे भी नहीं है और आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके और उसके डेटा को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला पॉइंट जो अभी मैंने आपको समझाया है वो ये है कि जब से इंटरनेट बना है और लोगों ने इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया, तो डेटा लॉस और कंप्यूटर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़े हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी कंप्यूटर्स में, उतने ही ज़्यादा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होंगे। जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी उतने ही डेटा सिक्योरिटी के, कंप्यूटर के डेटा की सिक्योरिटी के रिस्क जो हैं या प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है? आप कह सकते हैं कि डेटा सिक्योरिटी इज प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ शेयरिंग, ठीक है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? लेवल ऑफ शेयरिंग। जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी सिक्योरिटी को उतना ही प्रॉब्लम आएगा, और जितनी जो है जो शेयरिंग जो है वो कम होगी उतना ही कंप्यूटर सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने ज़हन में रखें।
अच्छा, अब दो चीज़ें और बस आपको बताऊंगा, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। एक है जी कि अच्छा जी, एक है जी सबसे पहले देखते हैं फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस। इन दोनों पॉइंट्स को हमने समझने की कोशिश करनी है। फिजिकल एक्सेस और लॉजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस क्या है? किसी कंप्यूटर को फिजिकली आपने टच कर लिया तो ये दिस इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस। Access to the hardware of the computer is called physical access. Access to the hardware of the computer is called physical access. ये पॉइंट को समझ लें। और access to the software and data of the computer is called logical access. और कंप्यूटर के डेटा तक आपने एक्सेस हासिल कर ली, कंप्यूटर के जो है वो सॉफ्टवेयर तक आपने एक्सेस हासिल कर ली, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एक्सेस। फिजिकल एक्सेस एंड लॉजिकल एक्सेस। ठीक हो गया? तो इसके ऊपर इंशाल्लाह कल फिर पढ़ेंगे कि कैसे कंप्यूटर को जो है वो कैसे फिजिकली एक्सेस करके लॉजिकल एक्सेस हासिल करते हैं, और कैसे विदाउट हैविंग फिजिकल एक्सेस भी कंप्यूटर को लॉजिकली एक्सेस किया जा सकता है। रियल लाइफ में कोई चीज़ हो तो उसको पहले फिजिकली एक्सेस करेंगे। कोई एक किताब है, किताब को समझे पकड़ लिया हमने तो फिजिकल एक्सेस, और किताब के डाटा को पढ़ लिया तो लॉजिकल एक्सेस। ये उसी हिसाब से बता रहा हूँ, कंप्यूटर के हिसाब से। तो कंप्यूटर को टच कर लिया फिजिकल एक्सेस, और कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस कर लिया लॉजिकल एक्सेस। लेकिन आज एक मतलब प्रॉब्लम जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी का वो ये है कि कंप्यूटर को फिजिकली एक्सेस किए बगैर भी लॉजिकली एक्सेस किया जा सकता है। ये पॉइंट्स याद रखना है, फिर इसी पे इंशाल्लाह बात होगी अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।